हेलो नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th हिस्ट्री के मोस्ट 15 सेलेक्टेड क्वेश्चन आंसर बताने वाले हैं। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखेंगे। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं तो आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप उसको आसानी से बना लेंगे। इसी वजह से आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखेंगे। बाकी अगर आप अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को भी दबाएंगे और अपने दोस्तों को भी फास्ट में शेयर कर देंगे। तो देखिए, इसका प्रथम क्वेश्चन है कि अभिलेख किसे कहते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसका आंसर लिखेंगे कि अभिलेख पत्थर, धातु आदि की सतह पर उत्कीर्ण किए गए पाठन सामग्री को कहते हैं। इसका प्रयोग प्राचीन काल से ही हो रहा है। यह मुख्य रूप से शासकों का राज्यादेश होता था। सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के प्रस्तर अभिलेख है। सोना, चांदी, पीतल, तांबा, लोहा आदि पर लिखित अभिलेख पाए गए हैं। अभिलेख किसी भी कालखंड के जानकारी प्राप्त करने का प्राथमिक स्रोत माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरातत्व से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर लिखेंगे। पुरातत्व ऐतिहासिक स्रोत है। उत्खनन से प्राप्त सभी सामग्रियों को पुरातत्व कहा जाता है। इसमें मूर्तियों, शिलालेख, अस्थि अवशेष, मिट्टी के बर्तन, सिक्के, पाषाण उपकरण आदि आते हैं। ये सभी चीज़ें जिस कालखंड की होती है उस कालखंड की प्राथमिक ऐतिहासिक स्रोत मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की विवेचना करें। तो इसका आंसर लिखेंगे। हड़प्पा सभ्यता का उदय भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग में हुआ था। कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का उदय जो है ना, ये भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग में हुआ था। रंगनाथ राव महोदय के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पूर्व से पश्चिम तक 1600 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण तक 1100 किलोमीटर यानी कि 1100 किलोमीटर। यह सभ्यता उत्तर में कश्मीर के मांडा जिले से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी के मुहाने तक और पश्चिम बलूचिस्तान के मकरान तट से उत्तर पूर्व में मेरठ तक फैली हुई है। इसका क्षेत्रफल त्रिभुजाकार है और लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जो निश्चय ही पाकिस्तान अथवा प्राचीन मिस्र या मेसोपोटामिया से बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन और इसमें जोड़ेंगे कि अब तक इस सभ्यता के लगभग 100 स्थलों का पता चला है, जिसमें नगरों की संख्या केवल 6 है। इसमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सबसे महत्वपूर्ण नगर थे। अन्य नगरों में चंदुहदड़ो, लोथल, कालीबंगन और बनावली है। इस सभ्यता के अवशेष गुजरात राज्य में रंगपुर तथा रोजदी में भी मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली की क्या विशेषताएं थी। इसका आंसर लिखेंगे। हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली काफ़ी विकसित थी। नगरों में नियोजित जल निकासी प्रणाली आधुनिक नगर योजना के समान थी। यहाँ के नगरों में घरों, नलियों और सड़कों का एक साथ नियोजित रूप से निर्माण कराया गया था। सड़कों की सतह नलियां भी एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। घरों से पानी गली के नाली में था तथा वहां से शहर के मुख्य नाली में जाती थी। गलियों में जगह जगह चहबच्चे बने होते थे, जिसे कूड़ा कचरा मुख्य नाले में नहीं जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा वासियों द्वारा व्यवहृत सिंचाई के साधनों का उल्लेख करें। इसका आंसर लिखेंगे।
आज सिंधु प्रदेश इतना उपजाऊ नहीं है, किंतु प्राचीन समय में यह एक उपजाऊ प्रदेश था। आजकल वहाँ केवल 15 सेंटीमीटर वर्षा होती है, परंतु सिकंदर महान के समय एक इतिहासकार का कहना था कि 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सिंधु देश एक उपजाऊ प्रदेश था। प्राचीन काल में सिंधु प्रदेश में वनस्पति प्रचुर मात्रा में थी जो वर्षा को आकर्षित करती थी। यहाँ भवन निर्माण तथा ईंटें पकाने के लिए काफ़ी लकड़ी उपलब्ध होती थी, परंतु कालांतर में कृषि विस्तार, बड़े पैमाने पर चराई तथा ईंधन की प्राप्ति के कारण प्राकृतिक वनस्पति नष्ट हो गई। उन दिनों सिंधु में प्रतिवर्ष बाढ़ आती थी जो अपने साथ इतनी अधिक जलोढ़ मिट्टी लाती थी जितने कि मिस्र में नील नदी भी नहीं लाती थी। इस प्रकार नील नदी मिस्र का वरदान समझा जाता था। उसी प्रकार उन दिनों सिंधु नदी को सिंधु प्रदेश का वरदान समझा जाता था। लोग बाढ़ के मैदानों में गेहूं तथा जौ बो देते थे और अगले वर्ष की बाढ़ से पहले अप्रैल मास में उसे काट लेते थे। उस समय नहरें नहीं थी, परंतु बलूचिस्तान तथा अफगानिस्तान से नालों के अवशेष मिले हैं। संभवतः पानी का नदी का पानी नालों के माध्यम से खेतों में सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता था। कुल मिलाकर हड़प्पा वासी सिंचाई के लिए पूरी तरह प्राकृतिक पर निर्भर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा कालीन व्यापार की समीक्षा कीजिए। इसका आंसर लिखेंगे कि हड़प्पा के अन्य देशों के साथ व्यापारिक संबंध थे। हड़प्पा के लोग अरब प्रायद्वीप में ओमान से तांबा आयात करते थे। ओमान में एक जगह पर हड़प्पा में बना हुआ बर्तन मिला है। ऐसा लगता है कि हड़प्पा के लोग इन बर्तनों के बदले ओमान से तांबा लाते थे। खुदाइयों से मिलने वाले चीज़ें जैसे कि मोहरे, तौल के बाट, पासे और मनकों से भी सिद्ध होता है कि हड़प्पा के लोगों के संबंध दूर दूर के रिश्तों से था। हड़प्पा और ओमान, बहरीन और मेसोपोटामिया के साथ समुद्री रास्ते द्वारा संबंध थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग आंतरिक व्यापार करते थे। चन्हुदड़ो तथा लोथल में बने हुए मनके मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा जैसे नगरों को भेजे जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्व हड़प्पा संस्कृति से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर लिखेंगे 1950 ईस्वी के पश्चात कुछ स्थानों पर हुए उत्खनन से ज्ञात हुआ कि हड़प्पा संस्कृति से पहले भी एक संस्कृति अस्तित्व में रह चुकी थी। विद्वानों द्वारा इन नवीन सभ्यता को पूर्व हड़प्पा संस्कृति का नाम दिया गया है। इस नवीन खोज के बाद सिंधु सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति को परिष्कृत हड़प्पा संस्कृति की संज्ञा दी गई है। इन नवीन पूर्व हड़प्पा संस्कृति की खोज से यह प्रमाणित हुआ कि सिंधु सभ्यता का विकास अचानक या पृथक रूप से नहीं हुआ था, बल्कि यह उस संस्कृति का संभवतः विकसित रूप है जिसे पूर्व हड़प्पा संस्कृति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो के अन्नागार के विषय में लिखे। इसका आंसर लिखेंगे मोहनजोदड़ो में विशाल अन्नागार के भी साक्ष्य मिले हैं। ये अन्नागार 6-6 कमरों के 2 कतारों में मिले हैं। इन अन्नागार के बाहर चबूतरे भी मिले हैं जहां अनाजों को सुखाया जाता था। इन अन्नागारों में किसानों से कर के रूप में जिनके रूप में अनाज प्राप्त कर उसे रखा जाता था। फसलों की बर्बादी या उत्पादक कम होने पर नगर के लोगों में यहाँ के अनाज वितरण किया जाता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है। इसका आंसर लिखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा नामक स्थान पर ही सर्वप्रथम 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने
उत्खनन करवाया और नगर सभ्यता को प्रकाश में लाया। इसके बाद ही अन्य स्थानों पर पुरातात्विक खुदाई की गई। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण नगर होने पर हड़प्पा के ही इस सभ्यता का उत्खनन हुआ। इसके चलते ही इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता की कला का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर लिखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की पक्की मिट्टी से बनी हुई अनेकों मोहरे मुद्राएं प्राप्त हुई है, जिनसे इनकी कलात्मक स्वरूप के विषय में जाना जा सकता है। इसके साथ ही मिट्टी और धातु की अनेक लघु मूर्तियां भी प्राप्त हुई हैं, जिनसे तत्कालीन प्रकार का यथोचित प्रकाश पड़ता है। मोहरे हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन स्थल से पकी हुई मिट्टी की अनेकों मुद्राएं प्राप्त हुई है। इन पर विभिन्न पशुओं, वृक्ष और मानव आकृतियों का अंकन किया गया है। अब है भवन निर्माण कला। इस कला के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुए हैं। इनके वास्तुकला उच्च कोटि थी। तीसरा था मूर्ति कला। मोहरों पर मूर्तियों की कला अत्यंत उच्च कोटि की है। कुबड़ वाले बैल का चित्रण अत्यधिक यथार्थ और प्रभावशाली है। मानव मूर्तियों के निर्माण में हड़प्पा संस्कृति के लोगों दक्षता प्राप्त कर लिए थे। नर्तकी की कांसे की मूर्ति की भाव भंगिमा अत्यंत ही आकर्षक है। उसे नित्य मुद्रा में बनाया गया है। देखिए, जब भी सिंधु सभ्यता की कला का वर्णन करने के लिए पूछेगा तो आपको सबसे पहले ये सब पॉइंट को नोट करना है। मोहरे को, उसके बाद क्या है भवन निर्माण कला, उसके बाद है मूर्ति कला। ये सब अगर आपको पॉइंट याद रहेगा तो आप जरूर है इसके विषय में 3-4 लाइन लिख ही लेंगे। इसी वजह से आप जो है ना इसके मेन पॉइंट को याद करेंगे और खुद से लिखने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के सामाजिक संगठन पर प्रकाश डालिए। तो लिखेंगे हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक अवस्था का अनुमान उत्खनन में प्राप्त सामग्री के आधार पर किया जा सकता है। उत्खनन में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की मूर्ति अधिक पाई गई है। इस आधार पर हड़प्पा कालीन समाज को मातृ प्रधान समाज कहा जाता है। भवन निर्माण योजना से ज्ञात होता है कि परिवार पृथक पृथक निवास करते थे। हड़प्पा के लोग शांति प्रिय थे। समाज 4 वर्गों शिक्षित वर्ग, व्यावसायिक वर्ग, श्रमिक एवं कृषक में विभाजित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के नगर योजना का वर्णन करें। कहते हैं कि सिंधु घाटी नगर सभ्यता के नगर योजना का वर्णन करें। इसका आंसर लिखेंगे हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी, क्योंकि यहाँ से एक नियोजित शहर के अवशेष प्राप्त हुए हैं जो तत्कालीन विश्व में कहीं नहीं थी। पूरा हड़प्पा नगर स्थल 2 भागों में ऊपरी और निचली नगर क्षेत्र में बटा हुआ था। ऊपरी अथवा गढ़ी के क्षेत्र में प्रशासकीय भवन के अवशेष मिले हैं और निचला नगर क्षेत्र में आवासीय भवन के अवशेष मिले हैं। हड़प्पा नगर स्थल पर मिले सड़कों, गलियों, आवासीय भवन, नालियों, स्नानागार, अन्नागार आदि के अवशेषों ने एक आधुनिक नगर की ओर इशारा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के 2 कारण बताएं। इसका आंसर लिखेंगे हड़प्पा सभ्यता के पतन के 2 कारण निम्नलिखित हैं। प्रथम कारण लिखना है आपको बाढ़ के कारण, दूसरा बाहरी आक्रमण। बाढ़ हड़प्पा सभ्यता के सभी बड़े नगर नदियों के किनारे अवस्थित थे। बाढ़ के कारण इनका पतन हुआ होगा। नेक्स्ट है कि बाहरी आक्रमण। हड़प्पा सभ्यता के पतन का मुख्य कारण था आर्यों का आक्रमण। आर्य लोहा और घोड़ा के बल पर हड़प्पा सभ्यता के नगरों को ध्वस्त कर नाश कर दिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्राचीन इतिहास को जानने के लिए सिक्के के महत्व को स्पष्ट कीजिए। कहते हैं कि भारत के प्राचीन इतिहास को जानने के लिए सिक्के के महत्व को स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर लिखेंगे, अभिलेखों की भांति मुद्राएं भी इतिहास के विश्वसनीय और निर्णायक स्रोत हैं। भारत के विभिन्न भागों में सहस्त्रों मुद्राएं प्राप्त हुई है। ये मुद्राएं विभिन्न धातुओं की बनाई जाती थी, जैसे सोना, चांदी, तांबा तथा मिश्रित धातुएं। अभिलेखों के समान मुद्राएं भी अस्थायी, अपरिवर्तनशील और प्रामाणिक स्रोत हैं। उनसे तिथि निर्धारण में सहायता मिलती है। अनेक शासकों एवं राजवंशों के विषय में केवल मुद्राओं से ही सूचना मिलती है। प्राचीन भारत के गणराज्यों जैसे मालव, योद्धे आदि के इतिहास पर मुद्राओं द्वारा प्रचुर प्रकाश पड़ता है। सिक्कों की प्राप्ति से राज्य का क्षेत्र तथा सीमा संबंधी जानकारी होती है। अनेक राजाओं का अस्तित्व केवल मुद्राओं से ही प्रमाणित होता है। अतः प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के लिए मुद्राओं का अध्ययन अति आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इतिहास लेखन में साहित्य स्रोतों का क्या महत्व है। तो क्या होगा इसका, इतिहास लेखन में साहित्य स्रोतों का महत्वपूर्ण स्थान है। हमारा साहित्य दो प्रकार का है, प्रथम है धार्मिक साहित्य, दूसरा है लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण तथा ब्राह्मणोत्तर ग्रंथों की चर्चा की जा सकती है। ब्राह्मण ग्रंथों में वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण तथा स्मृति ग्रंथ आते हैं, जबकि ब्राह्मणोत्तर ग्रंथों में बौद्ध तथा जैन साहित्यों से संबंधित रचनाओं का उल्लेख किया जा सकता है। मौर्यकालीन भारत की राजनीतिक व प्रशासनिक अवस्था की जानकारी कौटिल्य के अर्थशास्त्र मेगास्थनीज की इंडिका से हो पाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सही इतिहास लेखन तभी संभव है जब हम पुरातात्विक स्रोतों के साथ ही साहित्यिक स्रोतों का भी तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट और ये अंतिमा क्वेश्चन है कि भारतीय आदि इतिहास जानने के प्रमुख साधन क्या है। इसका आंसर लिखेंगे कि आदि इतिहास को जानने के प्रमुख साधन भौतिक अवशेष है, जो बड़ी संख्या में भारत में उपलब्ध है। दक्षिण भारत तथा पूर्वी भारत में मंदिरों तथा विहारों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। भारत के विभिन्न भागों में अनेक टीले पाए गए हैं, जिनके नीचे प्राचीन बस्तियों के अवशेष पाए जाते हैं। इन टीलों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। प्रथम है सांस्कृतिक टीले, दूसरा है मुख्य सांस्कृतिक टीले और बहुसांस्कृतिक टीले। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने 16 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करवा दिए हैं। अगर आप इसको 1 बार 2 बार 3 बार करके अगर आप इसको अच्छे से देख लेते हैं तो इसमें से जितना भी क्वेश्चन पूछेंगे ना, उसका जवाब आप फटाफट देते चले जाएंगे। इसी वजह से एक बार फिर आप इस वीडियो को देख लेंगे और खुद से लिखने का प्रयास करेंगे। देखिए, कम से कम प्रत्येक क्वेश्चन का 2 से 3 लाइन आपको याद होना चाहिए। अगर आप 2 से 3 लाइन सही सही लिख लेंगे तो बाद बाकी आप जितना भी उसके विषय में जाने हैं सबको लिखना है। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताएंगे। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और फास्ट में अपने रिजल्ट को और बेहतर बनाएंगे। बाकी थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।